अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नारोवाला और आप मुझे देख रहे हो नारोवाला लिटरेरी सोसाइटी पे। नाजरीन, आज के शुमारे में जिस शख्सियत से हमें बात करनी है, इनका नाम गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब है। नाजरीन, भट्ट साहब सीनियर लेक्चरर के ओहदे पे मुंसलिक होकर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से रिटायर हो गए हैं। इसके साथ साथ इल्मी व अदबी माहौल में इनकी देख रेख भी हुई और इनने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है लिटरेरी वर्ल्ड में। आए जाने इनकी हालात जिंदगी के बारे में। मोहतरम भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे इस प्रोग्राम में। भट्ट साहब, शुक्रिया। आप कब और कहां पैदा हुए? मंजूर साहब, मैं कछवा मुकाम के एक दूर उफ्तादा गांव के उस एरिया में रहता हूं जिसको आप आजकल नहीं, जिस टाइम में पैदा हुआ गुमनामी का एरिया कहा जाता था। बहरहाल जिस घर में मैं पैदा हुआ हूं उस घर में मेरे बगैर कोई भी तालीम याफ्ता तालीम पढ़ने की तरफ रागिब नहीं हुआ मेरे बगैर। हमारी फैमिली जिनमें कजन्स वगैरह सब थे, उनमें से मैं ही एक था। तादाद कुंबा हमारा उस वक्त 100 अफराद से ऊपर था, मगर मैं एक उस वक्त बहिसियत स्टूडेंट स्कूल की तरफ रागिब हुआ। आपकी योम पैदाइश के बारे में जानना? हाँ, मेरी पैदाइश कछवा मुकामी हुई है। मेरी माँ कहती थी, क्योंकि उन दिनों तालीम नहीं थी, यहाँ अनपढ़ लोग थे। अलबत्ता हिंदू कम्युनिटी से कुछ लोग यहाँ थे जिन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया था। उनकी तादाद भी 2 और 3 तक थी बस। तो लिहाजा किसी को पता नहीं था तहरीर दौर में कब पैदा हूँ, कहाँ हूँ। अलबत्ता मैंने अपने वालिदा मोहतरमा से पूछा जी कि मैं कब पैदा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस वक्त कबालियों ने हिंदुस्तान पर हमला किया, कश्मीर पर हमला किया, जी, उस वक्त आपकी उम्र 1.5 साल। 47 की बात हो रही है इस टाइम। 46। तो 47 में कबालियों ने जब कश्मीर पे हमला किया तो उससे 1.5 साल उम्र, 1.5 साल पहले। तो ये मान के चलेंगे 46 में आप पैदा हुए। असली मेरी तो वही इस वक्त आपकी उम्र इस वक्त मैं इस वक्त 77 में चल रहा हूँ। 77 में आप चल रहे हो। भट्ट साहब, आप अपने गांव के बारे में थोड़ा सा हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे? हमारा ये गांव जो है ये बारामूला का दूर उफ्तादा गांव है। अलबत्ता यहाँ उस वक्त की बात मैं करूंगा जिस वक्त मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो उतनी डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई थी। लोगों का पेशा ज़राअत था और उसी के साथ मुंसलिक थे, बागात भी नहीं थे। अलबत्ता आबी जमीन के लिए पानी की यहाँ बहुतात उस वक्त थी जी, आजकल नहीं है। तो मगर बड़ा खूबसूरत गांव था, क्योंकि यहाँ प्लांटेशन हर तरफ नजर आती थी जी, बेद हा की सूरत में, सफेदा हा की सूरत में, और बाकी जो ये जो छोटे छोटे दरख्त वगैरह थे जो भेड़ बकरियों के काम आते थे, तो वही था। तो बारामूला से आपका जो गांव कछवा मुकाम ये कितनी दूरी पे? 21 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर बारामूला से 21 किलोमीटर। आपकी इब्तिदाई तालीम? मेरी इब्तिदाई तालीम 22 प्राइमरी स्कूल कछवा मुकाम में हुई। तो कोई मेमोरी है कि आपकी उस टाइम जब आपका एडमिशन हुआ था और किस उस्ताद की जेर निगरानी में आपका एडमिशन हुआ था? आप ये सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे कि जिस वक्त यहाँ स्कूल में एडमिशन लेने का मसला, उस वक्त के उस्ताद मोहतरम वो मरहूम है इस वक्त, अल्लाह उनको मगफिरत अता करे, मोहम्मद मकबूल शाह साहब ये खानपुर के थे जी। तो मैं भेड़ बकरियों के साथ अपने गांव से थोड़ी जमीन मेरी दूर है जमीन, तो उसी में मैं था भेड़ बकरियों के साथ जी। तो वो आया, उसके साथ और 2-3 बंदे थे जी। तो उसके एक हाथ में मिठाई थी, दूसरे हाथ में कागज का एक वो मैंने एक पर्चा था जी जी। उसने मिठाई हमें बांट दी
अच्छा, कहा अच्छा आप कितने बच्चे हो यहाँ? हम 4 थे, 4 लड़के, मुझे पूरी तरह याद है। अपने गांव की बात कर अपने रहे हो? गाँव के यहाँ कछुआ मवेशियों मुकाम। के साथ, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, भेड़ बकरियों के जी साथ हम थे। जी। तो उसने कहा बेटा ये ले लो मिठाई। हाँ तो अब एक बात कर लो, तो आपको कब फुर्सत आती है, कितने बजे आप निकलते हो घर से? जी उस टाइम घड़ी नहीं थी, घड़ी का ये रिवाज ही नहीं था। बिल्कुल। मैंने कहा कि चाय पीकर हम निकलते हैं यहाँ। कहा अच्छा चाय से पहले आप हमें 1 घंटा, उस घंटा ही नहीं, उसने कहा थोड़ा सा आपका टाइम मुझे चाहिए। चाहिए हाँ बिल्कुल। तो आप आ सकते हैं? हाँ, मैंने कहा मैं बाप का फिलहाल समझ लो इस वक्त इकलौता बेटा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त एक ही था। अच्छा उसके बाद मेरा दूसरा भाई पैदा हो गया। तो मैंने कहा मैं इकलौता बेटा हूँ अपने बाप का, जी तो उसको हेल्पिंग हैंड कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो ये मवेशी वगैरह भेड़ बकरियां लेता हूँ। तो आप उनसे बात कीजिए, अगर वो मुझे छोड़ेगा अच्छा, तो मैं आपके आऊँगा। पापा के हाँ क्या नाम थे? हाँ, वो मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो फौत हो चुके हैं। तो उनका नाम था हाजी मोहम्मद सुभान भट्ट। उन्होंने फिर एडमिशन दिया नहीं आपको, नहीं नहीं परमिट किया नहीं, आपको? नहीं, जब इसने मिठाई हमें दे दी, और अच्छा ये मिठाई नहीं, शीरीनी हम उसको कहते थे, अच्छा अच्छा मिठाई अच्छा नहीं अच्छा। थी। हाँ। शीरीनी दे अच्छा, वो दी। व्हाइट कलर की हुआ वाइट करती के थी पहले जमाने में, जो पहले जमाने में जो दे दी शादियों था। में, शादी फिर ब्याह हम के जब मौके घर पे। गए हम बहुत खुश हो गए। हाँ, हमने कहा आज हमने शीरीनी खाई। फिर हमने उसको कहा मैं बहुत चंचल तबीयत का बच्चा था। तो मैंने कहा आप साहब आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, इधर किस तरह आए? कहा मुझे यहाँ स्कूल है आपका यहाँ 5वीं तक, तो मुझे वहाँ उस्ताद भेजा गया है। ये शाह साहब ये आपसे शाह बात साहब कह रहे हैं मुझे। जी हमें 3 उस्ताद हम यहाँ इस आपके इलाके में आए हैं। अपॉइंट हो गए। हाँ, एक है सैफुद्दीन सोज, वो भी जिंदा ही है। जी जी। हाँ, तो वो वागोरा में है। तो मुझे कछुआ भेजा गया और गुलाम दीन शाह उसको लहरीडोरा भेजा गया। हम 3 को ये यहाँ गुलाम भेजा। दीन शाह साहब कहाँ के थे? वो खानपुर के थे, खानपुर। तीनों खानपुर के थे। अच्छा, तीनों खानपुर तीनों के थे। खानपुर के थे। हाँ। ओके। तो कहा हम 3 को यहाँ भेजा है, तो आप हमें स्कूल में आपको दर्ज करना है। मैंने कहा मैंने फादर से आप बात कीजिए। तो जब हम घर गए तो ये भी आया शाम को, फिर जिस वक्त हम आए तो शाम को फिर हमारे घर आया। कहा कल से मैं बच्चों को स्कूल ले जाऊंगा। बहरहाल हम 4 लड़के थे जो इकट्ठे थे मवेशियों के साथ। तो हमने चार के चारों का एडमिशन हो गया? चारों हम चले गए। ये कौन कौन थे उस जमाने में, दोस्तों के नाम जो जिनके आपके साथ एडमिशन? वो उनमें से एक है इस वक्त हाजी नजीर अहमद परा, वो भी रिटायर्ड है। जी मोहम्मद सुल्तान परा, हाजी मोहम्मद सुल्तान परा, वो भी रिटायर्ड है। जी। 2 और एक था पंडित, 2 लड़के हैं वो यहाँ से चले गए हैं। 4 बच्चे हम उस वक्त इकट्ठे ही हमारा एडमिशन हो गया। मगर उसके बाद आपने तालीमी सफर शुरू किया, तो ये कितने क्लास तक वहां पे उस स्कूल उस वक्त हम 5वीं तक ही थे। 5वीं में जिस वक्त मेरा एडमिशन हुआ अव्वल में जी, तो दूसरी जमात में फर्स्ट, उसको हम कहते थे बूढ़ अव्वल, कश्मीरी में कहते हैं बड़ा अव्वल कहते थे। बड़ा अव्वल में था हमें मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, और थे उनके बड़े भाई प्रोफेसर मोहम्मद हसन बेग साहब। ये क्लासमेट्स थे आपके? ये हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही जमात, यानी बड़ी सावलस लॉक्टी सावलस। एक ही स्कूल की बात कर रहे हो? एक ही कछुआ मुकाम प्राइमरी स्कूल। आज के टाइम पे शायद आज ये हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी कछुआ मुकाम है आज। तो उसके बाद आपके तालीमी सफर जो है कैसे आपने? जब हम 5वीं क्लास में हमने पास किया, 5वीं क्लास पास किया, तो हमें फिर हरबंस सिंह आजाद उस वक्त मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर। ना वो बाकी मिनिस्टर था, PWD मिनिस्टर था। एजुकेशन मिनिस्टर उस वक्त था हमें सादिक साहब मरूम जी, उस वक्त थे वो। तो बहरहाल फिर हरबंस सिंह आजाद को यहाँ के लोगों ने मजबूर किया कि अब हमारे बच्चे जो हैं ये 5वीं पास हो गए, तो अब इनके लिए स्कूल दे दो। तो उसने क्या किया, उसने सेंट्रल स्कूल कर दिया। सेंट्रल स्कूल? सेंट्रल 7वीं तक ये यहीं पे वहीं पे जो अभी हो गया। अब ये सेंट्रल स्कूल 2 साल आपके बढ़ गए? 2 साल बढ़ गए जी। तो टीचर्स वही थे कि या चेंज हो गए? नहीं, मुख्तलिफ बात। टीचर्स का आना ये हेड यही था। ये इसके साथ और एक भेजा इन्होंने टीचर श्रीनगर से, फिर ये 2 रह गई।
तो फिर 7वीं तक का सफर आपने वहीं पे किया, तो उसके बाद इसके आपने बाद क्या में किया? इस वक्त हम 7वीं का हमें इम्तिहान दे दिया, जी। तो मिडिल क्लास यहाँ फिर स्टार्ट हो गया। हरवंत सिंह आजाद आया फिर यहाँ, हाँ। तो लोगों ने इसरार किया कि अब हमारे बच्चे ये कहाँ जाएंगे बारामूला पैदल यहाँ से। जी। 8th क्लास दे दिया, किया अच्छा, फिर शुरू 8वीं तक हो गया, हो यही गया हायर यहाँ सेकेंडरी ही। जो आज। फिर उसके हाँ। बाद हमने 8वीं का दिया बोर्ड एग्जाम। ओके। उस वक्त बोर्ड हुआ करता था, तो बोर्ड पर हमारा रिजल्ट बोला गया, हाँ। तो हम सब तो उस जमाने में कुछ याद है जो शायद रेडियो पे भी अनाउंस हुआ करता था? रेडियो पर ही रिजल्ट बताते अनाउंस थे। हुआ हाँ, करता था रोल उस नंबर जमाने। बताते थे। तो उसके बाद क्या सफर आपका जो तालीमी तो सफर जो है, कहाँ कहाँ गए आप? आपको ये सुनकर खुशी होगी जी। कि एक ऐसे घराने से जहाँ का माहौल बिल्कुल समझ लें अनपढ़ माहौल, तो मुझे 680 मार्क्स आए मिडल में, ओके। मिडल बोर्ड में जी। 680 मार्क्स। जी। तो मेरे बाप को मुझे पढ़ाने का बहुत शौक अच्छा। था, उन्होंने मुझे भेज दिया बारामूला करने। अच्छा, आप कंटिन्यू स्टडीज करो अब आप 8वीं के बाद 9 10? चले गए हम। मैं यहाँ से पैदल चलता था, अब हम पैदल जाते थे यहाँ से। ओके। मगर ये सुनकर आपको दुख भी होगा, आप परेशान भी हो जाएंगे, जी। आप यानी हैरत में पड़ जाएंगे कि ये क्या मामा है, ये क्या मुझे बता रहा है। हम पैदल जाते थे यहाँ से बारामूला पैदल। तो कितने हमारे पास लोग जूता कोई मेमोरी ही, कितने लोग यहाँ से जाया करते थे उस बस जमाने में? हम आपके कंडी मेरे इलाके से? साथ 2 थे बस, मैं और गुलाम मोहम्मद लोन। ये कहाँ एक के? लड़का था, वो भी यहाँ ही का था। अच्छा। उसने मेरे बाद एडमिशन किया था, तो जी। वो भी मेरे साथ। और बाकी जो दूर दराज नहीं वो बाकी सब ने छोड़ दिया, उन्हें छोड़ ही दिया। हम 2 ही रहे। अच्छा, 10वीं क्लास तक नहीं वहाँ पे? नहीं, हम जब हम वो गए ना उधर ओके। बारामूला जी। MP हायर सेकेंडरी, जी। वहाँ गुलाम नबी शाइक था उस वक्त का MA LLB, गुलाम नबी शाइक प्रिंसिपल था श्रीनगर का। जी। उन्होंने मुझे दिया नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स। अच्छा, ये बच्चों को कल ना बच्चों की कैपेबिलिटी देख के एडमिशन सब्जेक्ट्स दिया करते थे। मुझे वहाँ कहने लगे सब 600 वाला 600 वाला 600 वाला, क्योंकि इतने नंबर किसी को नहीं थे। अब मुझे जो ही वो मुझे पुकारते थे 600 वाला आ गया, तो मुझे अपनी जगह हकारत होती। मैंने कहा देख ये लोग मुझे क्या कहते हैं, बदनाम करते हैं खामखा में। तो मगर उस्ताद जो थे वो खुश होते थे कि ये इतना काबिल नंबर लिया हमारे गाँव से आया है, 680 नंबर है। ये 10वीं के बाद आपकी स्ट्रीम्स हुआ करती थी? ये मैं क्या मिडिल की बात की, 9th में आपके सब्जेक्ट्स हुआ करते? हाँ 9th में ये थी ना MP हायर सेकेंडरी। जी। वहाँ तमाम सब्जेक्ट्स थे, नॉन मेडिकल था, तो मैंने नॉन मेडिकल ले लिया। आज के टाइम पे क्या होता है, जब 10वीं क्लास तक कंप्लीट करता है तालिब इल्म अपनी तालीम 10वीं क्लास तक, तो उसके बाद 11वीं से आपके नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे नहीं हमें 9th में था, मैं 9th में से उसे आपके 9th से थे? 9th से 9 नॉन मेडिकल। ओके। तो मगर किस्मत की रेखा मेरे शामिल हार नहीं रही जी। मुझे सर में दर्द हो गया। ये दर्द 3 माह रहा मुझे कंटिन्यूसली। तो बुखार दर्द रहा, उसको कश्मीरी हम उखुन कहते हैं। उखुन, वन साइडेड, एक ही तरफ मुझे दर्द हो गया। माइग्रेन ही समझ लो, माइग्रेन ही कहते हैं आज। तो फिर मैं शाइक साहब के पास गया, मैंने कहा सर मुझे इस तरह प्रॉब्लम है, मैं तो ठीक नहीं हो रहा हूँ, यहाँ से मैं अप डाउन कर रहा हूँ, तो इससे भी सेहत खराब होगी। कहा डेरा रखो। मैंने कहा डेरा रखता तो मगर क्या करेंगे डेरे को, मुझे दर्द है। उसने कहा आप अच्छे बच्चे हो, आपके नंबरात अच्छे हैं, तो मैं चाहता था कि आप इंजीनियर बन जाओ। चलो मर्जी है आपकी, तो मैं क्या करूंगा इस बारे में। कहा कोई नजदीक स्कूल देखो। इसी टाइम लैरिडोरा को दे दिया इन्होंने लोअर हाई स्कूल। लैरिडोरा जो नारवा में है, लैरिडोरा, इसको दे दिया 9th क्लास। तो मैं जब घर आया तो मुझे यहाँ, क्योंकि मेरा तमाम रिश्ता उसी साइड का है, तो मुझे घर वालों ने कहा कि उधर लैरिडोरा में 9th क्लास स्टार्ट हो गया है। मैंने कहा फिर ये साल में वहां ही निकालूंगा। ये कब की बात है, किस साल? इट वाज 63-4। याद पूरा नहीं है। ये दिसंबर की बात है जी। 63। तो आप खुश हो गए उस टाइम? मैं खुश हो गया, मेरा टाइम भी बच जाएगा और दूसरा पैदल भी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर मैं गया लैरिडोरा, सर्टिफिकेट इन्होंने दे दी मुझे, मैं लैरिडोरा गया। तो सरदार मोहम्मद हनीफ बेग खोड़पोरा का था, जिसको आज कहते हैं, नया नाम रखा है इन्होंने इसको,
لطیف صاحب لطیف آباد لطیف صاحب کی بات آباد کریں۔ ہاں جی جی وہ بڑے بھائی تھے ان کے اوکے اوکے ہاں تو میں جب گیا وہاں لطیف صاحب کے بڑے بھائی وہاں پہ ٹیچر تھے ہاں وہ تھا ہیڈ ماسٹر آیا اوکے ہیڈ ماسٹر جب وہاں آیا تو انہوں کس نے نام سے جب تھے یہ ہاں کس نام سے سردار سردار محمد حنیف بیگ لکھتا تھا وہ دستخط بھی کرتا جی تھا جی 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 ایس ایم بیگ ایس ایم حنیف بیگ وہ لکھتے تھے تو ہم سردار محمد حنیف بیگ کے نام سے اس کو پکارتے تھے جی تو جب اس نے مجھے 680 نمبر میرے دیکھے تو وہ بہت خوش ہوا کہا یہ اچھا لڑکا ہے بہرحال وہ بھی بڑا ڈیڈیکیٹڈ استاد تھا اس نے کہا کہ بیٹا آپ کو کوئی پرابلم تو چلنے وغیرہ میں تو نہیں آئے گی میں نے کہا نہیں میں تو اصلی یہاں ہی کا ہوں اوکے ہاں تو لہٰذا مجھے ڈیرا ہے یہاں بہرحال میں وہاں پیدل لڑکے بہت تو آپ نے یہ بات کیسے بولی کہ میں یہیں کا ہوں اس کو پتا چلا نا اس نے کہا کہ آپ ڈیرا رکھو جی جی نہیں نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہو نا آپ نے استاد کو کہا کہ ایون دو یو آر فرام کچھوا مقام میری ماں اور دادی وہاں کی تھی کہاں کہاں ڈانگر پورا ناروا ڈانگر پورا ناروا ڈانگر اچھا پھر تو اور آسانی ہوگی آپ کے اس سے ہوگی نا مجھے آسانی تو آپ نے پھر اسٹے کرنا شروع کیا میں نے اسٹے کیا وہاں سے میرا بھائی بھی میرے ساتھ لگ گیا ہم دونوں پھر اکٹھے آتے تھے ان کا کیا نام ہے ان کا محمد رمضان لون حاجی محمد رمضان لون جی ہم دونوں میں آئے اور تھا غلام نبی ڈار ہمیں وہ ناردری ہے ایک گاؤں ناردری وہ ہم سے پہلے وہاں اسٹوڈنٹ تھے اور تھا وہ نمبلن وغیرہ سے وہ لڑکے آتے تھے وہ عبدالعاد ملک وغیرہ وہ بھی شاید وہیں آتے تھے ہاں جان نہیں ہے پورا تو ٹائم بہت ہو گیا تو یہ سال جب ہم 9th میں ہم نے پاس کیا جی پھر ہو گیا میٹرک کہا میٹرک وہیں بھی ہوگا ہم نے کہا یہ بہت اچھا ہوا تو میٹرک میں نے جب وہاں سے کیا مجھے فرسٹ ڈویژن آ گیا پھر فرسٹ ڈویژن آ گیا نو کوچنگ نو کچھ نہیں بالکل نہیں کچھ تو میں بہت خوش ہوا میں نے کہا مجھے فرسٹ ڈویژن آ گیا بہرحال جب میں نے وہاں سے میٹرک پاس کیا تو ہاں ایک ضروری بات ایک میں بتاؤں گا اپنی اس دوران مجھے اس ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو میں نے اسکالرشپ سینکشن کیا ہے جی مگر میں نے آپ کی کیس ہسٹری بنائی ہے میں نے کہا کیا کیس ہسٹری بنائی ہے سر جی کہا کہ آپ بڑے زمیندار ہو میں نے کہا ہاں کہا آپ کے پاس بھیڑ بکری ہے میں نے کہا ہاں آپ کے پاس گائے بھی ہیں بیل بھی ہیں نوکر بھی ہیں میں نے کہا سب کہا یہ اسکالرشپ میں نہیں دوں گا میں نے کہا کیوں نہیں دو گے کہا کہ نہیں یہ غریب میں نے کہا مجھے میرٹ ہے مجھے میرٹ اسکالرشپ ہے اتنا ہوش مجھے تھا میں نے کہا مجھے میرٹ پر یہ مل رہا ہے بہرحال انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی بھی کی اور وہ ڈیڈیکیٹڈ استاد بھی تھے تو سب وہاں اس ٹائم مجھے اسکالرشپ مل گیا اس سے مجھے اور حوصلہ ملا میں نے کہا دیکھیں تو اور ایک بات میں بتاؤں گا آپ کو تعجب بھی ہوگا میرا باپ جو تھا اس کے پاس نقد پیسہ اس وقت نہیں تھا جی البتہ گلے کی صورت میں وہ گاؤں میں اچھا سمجھا جاتا تھا سرمایہ گلا مطلب دانہ تہ نیران کنک تہ نیران دال تہ نیران یم نیران یم فصل وغیرہ نیران پتہ کر تم کٲم فیس بھرنی تھی میٹرک کی فیس اتنی زیادہ فیس نہیں تھی تھوڑی فیس تھی تو 15 دن تک فیس ارینج نہیں ہوتا ہے مائی گاڈ پیسہ نقد نہیں تھا جی 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 پھر پت کر مین مور وڈ کیا ہوتا ہے وڈ ہو گیا کہ سمجھ لو سود پر ہی اچھا کسی سے پیسہ لیا اس کو کہا میں گلا بھی دے دوں گا اخار اگر دی تس میرے باپ نے 1.5 خروار اس کو دے دیا مگر مجھس سے تو روپیے 50 ونکس میں ضرورت یہ گاؤں ہے ہمارا ہمسایہ یہاں وہاں ایک بندہ تھا جو یہ کام کرتا تھا وہ ڈیری کا کام جی جی تو اس نے 50 روپے لائے مگر 15 دن کے گئے پھر میں نے وہاں فیس بھر دی پھر آپ نے ایکسچینج کیا مطلب ادھر سے آپ نے کچھ دیا اور وہاں سے پیسہ دیا یہ میں کہتا ہوں اتنی فائنینشل یہاں پوزیشن تھی نہیں پیسہ نہیں تھا کسی کے پاس اس زمانے میں اکثر و بیشتر سننے میں آیا ہے کہ سب لوگ مطلب اسی حال میں تھے
सब एक ही पोजीशन सबों की जी थी। जी जी बराबर थे सब, मगर एक प्यार और मोहब्बत था। जी। आते थे। आपने बात की ये वारदार की, तो हाँ। इस वारदार का नाम आप हाँ, उसका नाम था हाजी गुलाम कादिर त्रंबू। ये कहाँ के थे? ये मनगांव में एक गाँव है इधर। मनगांव। हाँ, इसी से हमने। तो ये सिलसिला आपने 10वीं क्लास तक वहीं पे, उसके बाद स्कॉलरशिप, उसके बाद नो फीस सच वगैरह हो गया, फिर मैं लग गया उन बेड बुकरिंग की तरफ। अच्छा, फिर मैट्रिक आपने हाँ, उसके और बाद क्या फिर था, पढ़ाई तो नहीं कहाँ करी? जाता। ओके। हाँ, लग गया उन्हीं बेड बुकरिंग के साथ। जी। तो 1 साल तक, एक साल आप 1 साल विदाउट जॉब कंप्लीट थे? लग गया, बैठ गया घर पे। जी। जब मैं तंग आ गया, मैंने कहा ये मैं मर गया घर पर ही बैठ कर क्या करूंगा। तो मैंने कलम उठाया तो लिखना शुरू मैंने किया। एप्लीकेशन लिख दी मैंने। ओके। तो मैंने एक आदमी को कहा मैं से बगसा शहर, क्योंकि उस टाइम में श्रीनगर नहीं गया था, मुझे जी। पता ही नहीं था श्रीनगर कहाँ से जाना है। जी। तो उसको मैंने कहा आप मुझे हरबंस सिंह आजाद के पास आओ, वो हमारा मिनिस्टर है। ओके। मुझे पता नहीं, आई थिंक ही वाज फ्रॉम बारामूला। ही वाज फ्रॉम खादिनियार। ओके। खादिनियार था। तो मैंने उस आदमी को साथ लिया, तो गया मैं वहाँ। हरबंस सिंह आजाद उस वक्त PWD 6 महकमों का वो सरबराह था। ओके। तो जब उसने मुझे फर्स्ट डिवीजन देख लिया, कहा हो अच्छा, उसने पीर को लाया। वहीं पे स्पॉट पे ऑर्डर मिला? उसी वक्त SO आई गॉट ऑर्डर। कौन से डिपार्टमेंट? PWD। ओके। तो ये पहली अपॉइंटमेंट है आपकी? फर्स्ट अपॉइंटमेंट 65 में जी। मुझे मैं SO लग गया। ओके। मैं आया यहाँ, तो मेरे बाप को कहा। आपने फिर पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया इसके बाद? वहां से ऑर्डर जब लाया ना, साथ में लाया, तो साथ में लाया ऑर्डर, मैं ज्वाइन करना था ना। जी। तो मैंने बाप को दिखाया। तो अब बाप खुश हो गया, उसने चाय वगैरह कहा ये लग गया जी। हिंदू यहाँ हमारे थे। तो जब मेरा बाप उनके पास गया, क्योंकि उसके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे थे, उन्होंने उसको मिसगाइड किया। ओके। कहा आपने बहुत गलत किया, आपने इसको इसमें लगाया, ये बच्चा कभी आपको घर नहीं आएगा। अच्छा, ये बाहर ही रह गया? हाँ, ये बाहर ही रहेगा। ओके। आप इस बच्चे से भी हाथ धो बैठो। आप क्या बनेगा। अब बाप ने कहा विधि मैंने ना आपको यही क्या दूसरा कोई पोस्ट देख लेंगे, इस डिपार्टमेंट में मत जाओ। जी। 3 महीने तक ऑर्डर मेरी जेब में रहा। आप गए, ज्वाइन ही नहीं किया आपने? नहीं, मुझे उसी टाइम उसने हरबंस सिंह आजाद की मेहरबानी से मैं अनरोल भी हो गया। मैं ट्रेनिंग कैंप में भी मेरा नाम चला गया। मुझे लिया भी उस टाइम, ये ने मुझे साथ लिया वहाँ। जी जी जी। जहाँ कॉलेज था, वो गोगजी बाग में कॉलेज था, वहीं मुझे लिया। वहाँ मेरा एनरोल भी हो गया, रोल नंबर 1 मेरा लग गया। तो उस टाइम मैं ही एक लड़का पहले था, उसके बाद उस क्लास में कोई नहीं था। उसने PA ने कहा आपका रोल नंबर 1 है, आप कितने दिन के बाद आओगे या आपकी मर्जी है, 10 दिन आप 15 दिन आओ। 3 महीने तक मेरी हाजिरी चलती रही, इवन 4 महीने तक। 4 महीने के बाद हरबंस सिंह आजाद जब दौरे पर यहाँ आया, तो फिर मैं गया उसके पास। मैंने कहा ये जनाब आप वहां नहीं जाते? मैंने कहा नहीं जाता। कहा आप हाजिरी वहां चल रही है आप क्यों घर पर हो, चलो कल जाना उधर। मैंने कहा सर मैं नहीं जाऊंगा। तो मुझे टीचर लगा। उसने कहा मैं तो टीचर नहीं, ये मैं नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि सादिक साहब है एजुकेशन मिनिस्टर। फिर मेरे बाप ने बहुत मजबूर किया, कहा कि मेरा इकलौता बेटा है, लिहाजा मेहरबानी करके इसको आप इसी एजुकेशन में लगा दे, हमें यहाँ स्कूल है, यहाँ ही कोई दाएं बाएं करेगा काम। उसने कहा अच्छा कल आ जाओ श्रीनगर, चलो देखते हैं वहाँ क्या करेंगे। फिर मैं गया श्रीनगर। तो वहाँ जब मैं गया, तो उसने PA को कहा कि इसको सादिक साहब के पास ले जाओ। फिर मुझे सादिक साहब के पास लिया। तो जब सादिक साहब ने मेरा मार्क, क्योंकि मैं मार्क्स कार्ड अपना साथ रखता था, दरखास्त के साथ हाथ से लिखता था, नहीं ओरिजिनल रखता था मैं साथ। जब मैं सादिक साहब के पास गया, उसने यूं ही मुझे देखा, फर्स्ट डिवीजन, कहा बेटा आप जाओ उधर पढ़ो, आपको नौकरी नहीं करनी। मैंने कहा सर मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मैं ही इस वक्त सहारा हूँ अपने पेरेंट्स का। तो उसने कहा नहीं आपको पढ़ना है, मैं वजीफा दे दूंगा, आप अपना टैलेंट मत जाया करो। बहरहाल मैंने भी नहीं छोड़ा। तो उसने भी बहुत कोशिश की थी, तो मुकद्दर में होता है वही मिलता है। तो मैंने
उसने कहा अच्छा बेटा एक मेरे से वादा करो, आगे पढ़ोगे? मैंने कहा सर पढ़ूंगा। कहा ठीक है। लाया, नूर मोहम्मद था उस वक्त हमें डायरेक्टर एजुकेशन जी। उसने उसको बुलाया, कहा इसको ऑर्डर कर दो। उसी वक्त मुझे ऑर्डर हाथ में दे स्पॉट पे ऑर्डर उधरी 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 ये ऑर्डर था। जाओ, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुआ करता था, सीईओ नहीं था। ओके, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। हाँ। बहरहाल जब मैंने ऑर्डर लाया तो सुबह मैंने बाप को साथ लिया, मैंने कहा चलो बारामूला जाएंगे। सवेरे गए तो जो वहाँ दफ्तर, ये आजकल वो जहाँ वो सोमो स्टैंड है वहीं दफ्तर हुआ करता था बारामूला में, तहसील के आगे जी। मगर ये कुरैशी साहब कोई थे श्रीनगर के। मेरा ऑर्डर निकाला उन्होंने, फिर नामला उड़ी। तो पहले अपॉइंटमेंट हो, फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिडिल स्कूल नामला उड़ी। जब मैं वहां गया रोल बहुत था वहां, पता कर ये बोर नामला गोस अत हेड मास्टर हिंदू बटो मंग हेड मास्टर या क्या नाव तो बे चमन लाल ब्या क्वालिफाइड दुशोन बाकी मैट्रिक बाकी मैट्रिक तो बार मगर पढ़ो तूफान तूफान क्या तुम डेर थो पत रोज बह तुम बटने से डेरस 2-3 दिन योताई में कोर अरेंज डेरुक। तो मैं वहां रहा 3 साल। फिर मुझे ट्रांसफर वहां से होगी 68 में मैं आया हाई स्कूल कशवा मुकाम वापस, अपने जहाँ पे जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की। हाँ ये उस वक्त हाई स्कूल बना था ना, अपने गाँव के स्कूल में। तो 68 की बात था। अब आप कहेंगे कि अच्छा आप इतने टैलेंटेड बच्चे थे, उस्ताद का भी लग गए, तो आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? है ना, ये आप तो पूछना है ना जी। वजह ये रही कि हमें एक सर्कुलर निकाला था, डीपी दर था उस वक्त, डीपी दर आया एजुकेशन मिनिस्टर सादिक साहब बैदी जी। जिस वक्त मेरा ऑर्डर हो गया ना इशू, उसके 2-3 महीने बाद चेंज होगी रिजीम जी, ये पोर्टफोलियो चेंज होगी। तो उसमें डीपी दर को एजुकेशन मिनिस्टर भेजा। तो उसने ऑर्डर निकाला कि कोई यानी टीचर प्राइवेट एग्जाम पास नहीं करेगा 3 साल, रेगुलर डिग्रीज होनी चाहिए 3 साल तक। 3 साल तक हम इसी तरह रहे। फिर मैंने कहा अब ये 3 साल भी और भी 3 साल हो गए मेरे, वो मैंने जो मेरा था वो शौक था, तो वो भी अच्छा 3 साल तक फिर आपने वेट किया और 3 साल, फिर 3 साल और लगे ना, 6 साल। अब मान लें आप 70 से मैंने स्टार्ट किया, 70 फिर आपने 6 साल के बाद और पढ़ाई शुरू किया। तो फिर आपने डिपार्टमेंट में एडमिशन? नहीं मैं प्राइवेट करता, प्राइवेट एग्जाम देता था। ये आर्ट्स में मेरा सही है। उस वक्त हमें था उर्दू पर्शियन ये। तो उसके बाद ये कंटिन्यूसली आप यहीं पे रिटायर हो गए या किसी? मैं अपनी हायर सेकेंडरी से रिटायर हो गया, फिर मेरी कछवा से रिटायर होगी, फिर मैं लेक्चरर भी हो गया। तो मुझे हेडमास्टर ऑर्डर भी आया तो मैं नहीं गया। मैंने फिर मुझे जब लेक्चरर में हो गया तो मैं गया इसमें जी। तो फिर मैं अपने ही हायर सेकेंडरी से रिटायर हो गया 2006 में। 2006 अब मैं यहाँ आया ना, मैंने अपने इस इलाके के जितने भी स्कूल हैं उनसे ज्यादा पीरियड मैंने अपने ही शहर हाई स्कूल में ही दे दिया जी, कछवा हाई स्कूल में ही। तो लिहाजा इस इलाके के जितने बच्चे हैं वो सब मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि हायर क्लास आते थे 9वीं 10वीं में यहाँ जी। तो मैं यहाँ ही रहा। उसके बाद क्या किया मैंने, जब मैं प्रमोट हो गया तो फिर मुझे भेजा गया उड़ी, फिर उड़ी। तो पहली पोरा में मुझे भेजा गया एज लेक्चरर। फिर बोनियार गया। तो वहाँ पे कितने साल एज लेक्चरर कितने साल पढ़ाया? मैं ज्यादा टाइम नहीं रहा, थोड़ा टाइम मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी प्रमोशन मिल गई। अच्छा सीनियरिटी बेस पे? वो नहीं, डायरेक्ट में नहीं गया लेक्चरर जी 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 जी। बाय वर्च्यू डिपार्टमेंट को एक कोटा होता है उसी में लेते हैं। तो फिर मैं वहां से आया से लेके अब तक कितने साल हो गए?
रिटायरमेंट से अब तक रिटायरमेंट से अब तक समझ लो 16 साल 16 सालों से आप एज रिटायर्ड घर बैठे हो। घर तो बैठा इतने टाइम में आपने क्या क्या मशगले रहे आपके? मशगला तो 2017 तक मैं बताऊंगा कुछ नहीं था, बस यही दरबदरी गाँव घर घरेलू काम घरेलू वगैरह कामों में, बिल्कुल बीमारदारी वगैरह ये सिलसिला रहा। जी। 2017 में अल्लाह की तरफ से ये शायद अल्लाह की मेहरबानी होती है, उसने जी। मुझे मेहरबानी अता की कि मैं इस लिटरेचर की तरफ लग गया। मैंने कहा क्यों न मैं अब लिखना स्टार्ट करूं। मैं भी किया बाय पीस मिल्स, ग्रेजुएशन भी की, बीएड भी किया डिपार्टमेंटली, तो बाकी वो मशगला नहीं था। तो अलबत्त सोशल एक्टिविटीज में मैं बहुत आगे था, सोशली एक्टिव तो बहुत था, यानी मतलब गाँव के मसाइल थे, इलाके के मसाइल थे, उनमें मैंने बड़ा लंबा चौड़ा काम। तो जब आपने ये लिस्ट मुझे दी, पूरे आपके जितने भी वर्क्स हैं, कम से कम 33 किताबों के आप। हाँ, 2017 से मैंने लिखना शुरू किया जी। तो उसमें से मैंने पहली किताब जो मैंने लिखी रिफ्लेक्शंस मैंने लिखी, जो अभी पब्लिश भी हो गई है, तो पब्लिश हो गई। हाँ, किताबी शक्ल इसको मिली तो हुई है। इसमें मेरी गाइडेंस की इस किताब में ये कलेक्शन ऑफ एसेज है, तो कैसे आपके जहन में आ गया कि मैंने कहा मैं अपना तजुर्बा मैंने कहा मैं अपना तजुर्बा बता दूंगा। जिंदगी में मैंने 41 साल महकमा एजुकेशन में दे दिए, क्यों नहीं मैं अपने तजुर्बे की बात कर लूं, हमें फॉल्ट कहाँ है जी। तो इस सिलसिले में मैंने पहला जो मजमून जो मैंने लिखा, मैंने लिखा ए टीचर इन द आईज ऑफ पीपल। मैंने कहा लोगों इतना हम 41 साल तो मैंने सर्विस एजुकेशन में दे दी, उसके बाद हमारी कोई कदर कीमत सोसाइटी में नहीं है। वजह क्या है, हम क्यों डिग्रेड हुई। तो मैंने उठाया यही, तो मैंने लिख दिया इस किताब में। इसी तरह से रोज 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 फिर यूथ मैंने देख लिया, यूथ भी परेशान, मैंने लिखा यूथ के बारे में। फिर मैंने देखा अब यूथ ही नहीं, अब हमारी बहनें, हमारी जो ये बच्चियां हैं, ये भी परेशान हाल है, लिख दिया मैंने कहा मैंने मतलब जो जिंदगी में मुझे तजुर्बात थे, उन्हीं तजुर्बात को मैंने इस किताब में, इस रिफ्लेक्शंस इसमें लिखा। ये कलेक्शन ऑफ एसेज है, इसी में मैंने इसको आपने जो ये लिस्ट बनाई है, कौसी कज़ा की 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है ये। तो कब तक आपके टारगेट कब तक है कि ये कब तक ये कलम अल्लाह की मेहरबानी से कलम जारी है, आप देखेंगे कहाँ तक, कब तक पब्लिश हो जाएंगे, किताबी शक्ल कब तक मिल जाएगी। पब्लिश की मैं बात नहीं करूंगा, अलबत्ता एक किताब मेरी इस्तेदाद के मुताबिक एक ही किताब पब्लिश होगी, वो रिफ्लेक्शंस होगी। तो बाकी मैंने ये कंपोज ही कर दिए, ये किताबें ये कंपोज करके है, तो आप देख लेते हैं। तो मगर कलम रुकता नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से कलम रुकता नहीं है। ये क्या वजह होगी आपने लिखना शुरू किया? तो इसमें मुझे मेरे फादर का भी कुछ हाथ है, जैसे कि उनकी राबरी और तो सीधे साधे टाइप के लोग, ये टाइप का आदमी था, और कोठी खुदा था उनमें बहुत, गॉड फेयरिंग उनमें जबरदस्ती। तो उसने मुझे कहा कि बेटा कुछ हासिल नहीं हुआ, जरा कुछ अपने लिए भी कुछ सोचो। मगर लास्ट पर क्या, तो उसके बाद 2017 में उसकी वफात आ गई वो। मगर ये निश्चित मुझे करके तब से उसी ने मुझे कहा जब बेटा, उन्होंने आपको इसकी तरफ रागिब किया, जब आप लिखना शुरू करो। तो उनको कैसे मालूम थी ये बात कि आप इतने, हालांकि मैंने उस वक्त 33 किताबों के मुसन्निफ, उसको पता नहीं था, उनको पता नहीं था। उसने कहा सिर्फ मुझे बेटा जाओ लिखो, इतना ही कहा उसने बस। तो उसके बाद कैसे आपके जहन में आया मुझे कैसे टाइटल्स, ये मुझे पता नहीं, इशू पे ये पता नहीं, ये मुझे पता नहीं इसके बारे में कुछ नहीं। तो मोस्टली जितने भी बुक्स है आपके उर्दू जॉनरा में आपने लिखी? उर्दू में कश्मीरी में मैंने एक किताब लिखी है, मलुल मख्त। मलुल मख्त कश्मीरी में एक किताब मैंने लिखी है, वो कंपोज हुई है। तो उसमें मैंने लिखा है सिर्फ यही, कशिर पर मौज क्या गई, मोल क्या गो, बेनी क्या गई, सभी मतलब प्रोज में ही। नहीं, ये ऐसे टाइप में ये प्रोज है, पोइट्री नहीं, मुझे पोइट्री मुझे नहीं है, ऐसे ही प्रोज ही है। तो पोइट्री वगैरह नहीं, पोइट्री में नहीं, न टेस्ट है न मैंने लिखा है। सो फाइनली हम अभी रैप अप करते हैं इस आज की इस बातचीत को। फाइनली आप कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे जो खासकर यूथ जो है वो बाकी कामों की तरफ रागिब हो के अपना कीमती
टाइम जो है हमारा कीमती असासा जो हमारे सोसाइटी का वो आज जाया हो रहा है और फुल टाइम वो दाएं बाएं इधर उधर आज मसरूफियात में आज लगे मुझे हैं। इस बात की खुशी है कि जी मैं अपने ही पहले मैं अपने ही घर की बात करूं। जी ये हमारा घर जो है, हमारा घराना जो है, ये लगभग 200 अफराद पर मुश्तमिल है, हमारा इंटर रिलेटेड है। जी हमें जी जी हम हमारे इस में जितने भी बच्चे हैं पीजी से कोई यानी पीजी तक सब उन्हें सब पोस्ट किया, ग्रेजुएट्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हैं सब। ओके तो मगर बात यह है कि जब हम उन्हें पीजी की लेवल की उनकी हैसियत से कोई अपब्रिंगिंग कुछ हो गई। कहना चाहे, ओके बताओ इसके बारे में क्या है, तो हाँ, हाँ। वो खामोश हो जाते हैं। ओके तो ये मुझे दुख है कि मेरे बच्चों ने या मेरे हमसायों ने या मेरे गांव के लड़कों ने डिग्रियां तो हासिल की, ओके मगर जो इनका असली अंदर जो आकस जो करना था उनके वो कर नहीं पा वो रहे। हाँ वो हासिल नहीं कर पाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो कोई नहीं फाइनल है। कोई मैसेज? खासकर मैं अपने डिपार्टमेंट की बताऊंगा, मैं महकमे तालीम में था, 41 प्लस मेरी सर्विस हुई। जी तो इस दौरान मैं अपना ही बताऊंगा, तो मैं ये समझ इस वक्त भी कहता हूँ कि आई वॉज रॉ इन द डिपार्टमेंट। मेरी कोई डेडिकेशन नहीं थी, जी डेडिकेशन ये थी पढ़ना और पढ़ाना, बस ही इतना ही काम था। मगर उस्ताद जो था, जब और मैंने पहला जो कलम उठाया वो मैंने लिखा ए टीचर इन द आइज ऑफ पीपल। हमारा ये उस्ताद जो है ये सोसाइटी में क्यों डिग्रेड हुआ, इसकी क्या वजूहत थी, वो मैंने इस किताब में इस मजमून में मैंने लिख दिया। मैंने कहा उस्ताद इसके लिए जिम्मेदार है, जी क्योंकि मैं अपने उस हेडमास्टर साहब लहरीडोरा की सरदार मोहम्मद हनी बेग के बारे में बताऊंगा। तो उसने मुझे एक दिन बताया, मुझे क्लास मॉनिटर था, बाद में मैं स्कूल का भी सेक्रेटरी बन गया, जी तो मेरा राब्ता रहता था हेडमास्टर साहब के साथ। तो उसने मुझे एक दिन बुलाया, कहा बेटा आज क्या टॉपिक रखे हैं इसमें जुमा के रोज। जी मैंने कहा ये टॉपिक रखे हैं। जी तो कहा आप बड़े होशियार बच्चे हो, तो मगर एक बात याद रखो, मैं भी आपको बताऊंगा जब मैं टीचर लगा जी तो मेरे हमसाए रिश्तेदार वगैरह जो थे उन्होंने मुझे गिफ्ट लाए। उसने मुझे, मैंने कहा क्या गिफ्ट लाए? कहा कुछ नहीं, उस वक्त क्या गिफ्ट हुआ करते थे, तो अड़े या ये क्या वन माछ अच्छा दोपन अड़े गेव अच्छा दोपन अड़े थोई। मैंने कहा ये क्यों है? तो अस गई खुशी तो बनिया टीचर। ओके तो बनिया टीचर। अड़ो हसा ये शीरीन मिठाई तमन दोन के शीरीन वन नाबद तथ वन नाबद ओन तथ मेचर वो तो नेरक यम स्कूल मज तो नेरक बह थाव उम्मीद कि तुत करक मेचर पद, मगर मुझे गफलत होगी टिल रिटायरमेंट। मुझे वो अच्छा, जो आपने जो एक्सपेक्टेशंस थी आपको अपनी लाइफ को लेके, उन बातों पे मतलब नो कुछ यू आर नॉट सेटिस्फाइड? नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैंने कुछ नहीं किया, नहीं। मैं समझता हूँ ये वो 10 से 4 तक मैं पढ़ाता रहा अपनी तनख्वाह के लिए, मगर जो मुझे करना था, जो मुझे हक अदा करना चाहिए था, वो मैंने हक अदा नहीं हुआ। इसी वजह से मैंने ये रिफ्लेक्शन लिख दी ये किताब। मैंने कहा मैं रिटायर जो उस्ताद होता है मैं इसको बताऊंगा, जो भी मुलाजिम रिटायर होता है, भाई आपने ये समझ लिया है जो आदमी रिटायर हो जाएगा तो उसके लिए बस कबर होनी चाहिए। ये रिटायरमेंट का मतलब नहीं है। रिटायरमेंट के बाद इस सीनियर सिटीजन पर्सन की और एक लाइफ स्टार्ट होती है। उसे अपने परिवार में जाना है, अपने सोसाइटी में जाना है, वहाँ की प्रॉब्लम्स हल करने हैं, वहाँ के मसाइल देखने हैं, लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटीज। तो वो मैंने इस किताब में लिख दी। मैंने कहा कोई पढ़ेगा इस किताब को। अपने 30-40 साल की जो ड्यूटी आपने दी है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, मैं उसको गफलत ही समझता हूँ, क्योंकि वो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पीरियड। नो बिल्कुल कंप्लीटली आई एम डिससेटिस्फाइड। तो कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना यही चाहता हूँ कि अपने बच्चों से, खासकर अपनी सोसाइटी से, जी, खासकर अपने इन मेमारी कौम जो हमारे हैं, इनसे मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा रोल अगर सोसाइटी को सुधारने में है वो उस्ताद का है। उस्ताद का, बिल्कुल। आप मत ये समझिए कि आपकी अच्छी इस वक्त तनख्वाह है। मैं क्या बताऊँ, जिस वक्त मैं अपॉइंट हुआ 48 रुपीज मुझे मिलती, 48 रुपये बस।
आज का जो उस्ताद लगता है वो फिर भी 60,000 रुपए लेता है। अच्छी खासी तनख्वाह इस वक्त। इसमें कोई शक नहीं कि आजकल महंगाई है, बचता नहीं है, वो दूसरी बात है, मगर व्हेन गवर्नमेंट हैंडसम सैलरी मिलती है आज के तो टाइम लिहाजा जी। हमें वो हक अदा कर रहे हैं। उस्ताद का बहुत रोल है। उस्ताद को चाहिए कि वो ही शुड कम डाउन टू द लेवल ऑफ इट आर्ट। जब तक वो नीचे जाएगा बच्चे की नीचे लेवल तक, तब तक उस्ताद भी नाकाम, स्टूडेंट्स भी नाकाम, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो मैंने तजुर्बा किया है, मगर उस्ताद ही अकेला जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वालिदैन भी होनी चाहिए जी जी। इसके लिए ये होना चाहिए, स्टूडेंट भी एक्टिव बनना चाहिए। जैसे ये 3 आदमी जब मिल जाते हैं तो फिर तालीम आगे जाती है, फिर माशरा भी सुधर जाता है, माहौल भी ठीक हो जाता है। तो उसके बाद हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो होना चाहिए वो गॉड फेयरिंग होना चाहिए। वो कहते हैं ना वो एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हाँ, क्योंकि मैंने खुद हेड किया है इंस्टीट्यूशन को, मैं जानता हूँ हमारे इस वक्त के जो असातिज़ा साहिबान है उनमें पैसा बटोरने की ज्यादा फिक्र है, काम करने की कम। ये मैं वसूख से कहता हूँ, चाहे वो नाराजगी क्यों न हो जाए, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए उनके हालात ही ऐसे बनाए गए हैं, तरबियत ही ऐसी हुई है कि बस उनको यही है बस। और दूसरी बात ये है कि ये जो बुक रीडिंग जो ये था बच्चों में, वो खत्म ही हो गया, वो आइडिया ही खत्म हो गया। अब बच्चे रेडीमेड चाहते हैं, रेडीमेड मटेरियल। जब तक ये रेडीमेड मटेरियल रहेगा तब तक कुछ उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो उनको किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़कर ही वो अख्ज़ कर लेंगे कि किस तरह रेडीमेड मटेरियल हमें तैयार करना है। जब बच्चे को पता ही नहीं, सब कुछ उसको यहाँ ही से ऊपर स्पून फीडिंग जो होती है वो नहीं होना चाहिए, उससे बर्बादी होती है स्कूलों की। और खासकर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो होगा वो होना चाहिए कि मस्ट बी पंक्चुअल, ही मस्ट बी ऑनेस्ट, ही मस्ट बी डेडिकेटेड। अगर ये 3 चीजें उसमें नहीं है, उसमें प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए एक उस्ताद में, प्रोफेशनल कोड ऑफ मॉरलिटी होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए, कॉन्शियस होनी चाहिए। अगर उसमें कोड ऑफ कॉन्शियस नहीं है वो टीचर नाकाम है। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने असद साहिबान से और अपने बच्चों को कि आप बुक रीडिंग कर लें। बुक प्लीज डोंट अवॉइड बुक्स। ये बुक मत, इसको मत छोड़िए, क्योंकि बुक पढ़िए, इनको पढ़िए, फिर बनाइए मजमून। क्या आपको पढ़ना बनाना है? रेडीमेड किताबें हैं आपके पास, मगर वो रेडीमेड ही आपको बना देंगे, वो मतलब तह तक नहीं जा सकते। नहीं, कहाँ जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम को सब्र तहम्मुल से सुना। फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।